नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एमपीजी के सीरीज में नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। इस कक्षा में हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई तथा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ। देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक ऐसा विस्तृत वन क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु तथा पौधों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी संरक्षित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसकी पहला जो अंतर होता है नेशनल पार्क में और अभयारण्य से, उसका अंतर यही है। ठीक है कि देखिए, नेशनल पार्क और सेंचुरी में स्थानीय लोगों का संरक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में स्थानीय लोगों का संरक्षण भी किया जाता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे हों, जीव जंतुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी संरक्षण किया जाता है। तीसरी चीज यह क्या होता है? एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो कि 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा? कोर एरिया। राइट, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बफर एरिया, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन एरिया। राइट, तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कोर एरिया, बफर एरिया और क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन एरिया। इसका जो कोर एरिया होता है, इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर क्या होता है? पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। अर्थात यहाँ से चारा एकत्रित करना, राइट, यहाँ से चारा एकत्रित करना, वनोपज को एकत्रित करना तथा अन्य सभी मानवीय गतिविधियों पर क्या होता है? प्रतिबंध होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरीके से क्या होता है? प्रतिबंध होता है। उसके बाद में कोर एरिया के आसपास जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? बफर एरिया। और बफर एरिया में केवल और केवल एजुकेशन, टूरिज्म और रिसर्च। राइट, तो यहाँ पर ई फॉर क्या हो जाएगा? एजुकेशन, ये यहाँ पर लिखा है। इसके बफर क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान एवं पर्यटन की क्या होती है? अनुमति होती है। राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोर एरिया में, इसके कोर एरिया में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। बफर एरिया में शिक्षा, अनुसंधान एवं पर्यटन की क्या होती है? अनुमति होती है। राइट, और इसका जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जिसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च एवं टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। राइट, ध्यान रखिए, जो पेसा एक्ट आया है उसके तहत किसी भी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ के स्थानीय लोगों को एक तरीके से पट्टा जारी किया जाता है और उनको भूमि के अधिकार दे दिए जाते हैं और इस तरीके से उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगर आप बात को नहीं समझ पाए हो तो गौर से सुनिए। पहले क्या होता था कि किसी भी नेशनल पार्क हो, अभयारण्य हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, वहाँ से जो स्थानीय लोग होते थे उनको बाहर कर दिया जाता था, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में उन लोगों को ट्रांजिशन एरिया में क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है।
ठीक है, समझ में आया। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसमें स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति होती है और इस तरीके से उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोचें कि हो सकता है कि यहाँ पर इनको जंगली जो जानवर है उनसे संरक्षित किया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। बस इनको यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है, इस तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है। राइट। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसका संबंध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से बिल्कुल नहीं है, ये बात आप स्पष्ट रखें। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने 1975 के दशक में एक कार्यक्रम चलाया था और उस कार्यक्रम का नाम क्या था? मैन एंड बायोस्फीयर। क्या था कार्यक्रम का नाम? MAB, मैन एंड बी फॉर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। राइट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। राइट, तो यूनेस्को ने 1975 में जो मैव कार्यक्रम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर, इसी कार्यक्रम के तहत ही पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का जो है प्रचलन आया और उसके बाद में प्रत्येक देशों ने अपने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना शुरू किया। राइट, तो अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? 1986 से। याद रखना, राइट, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, तीनों का संबंध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का जो संबंध है वो 1986 में चलाए गए जैव मंडल कार्यक्रम से है। राइट, तो एक तरीके से जैव मंडल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनेस्को के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मैव से हुई है, जो कि कब चलाया गया? तो 1975 में। बाद में जाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने कब शुरू की? 1986 में। राइट, और 1986 से ही फिर आपको पता होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े वन क्षेत्र हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में वर्तमान समय में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी है? 18वीं है। ठीक है, कितनी है? 18 है। राइट, इसमें से भी आप जो लेटेस्ट 3 है उनके बारे में याद रख सकते हैं। राइट, जैसे एक तो बड़ा ही अच्छा है, शीत मरुस्थल। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि शीत मरुस्थल क्या है, तो ध्यान रखना, शीत मरुस्थल जो है वो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है, जो कि भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। राइट, तो 16वां कौन सा हो गया? शीत मरुस्थल। 17वां हो गया शेषांचल की पहाड़ियां। राइट, तो टोटल VSR की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि 16वां कौन सा है, तो शीत मरुस्थल। राइट, और 17वां कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? शेषांचल की पहाड़ियां। राइट, जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में फैली हुई है। तो शीत मरुस्थल 16वां, शेषांचल की पहाड़ियां कौन सा हो जाएगा? 17वां। और अब आपको बताना है कि भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। राइट, तो ये हो गई बात भारत की। अब बात करते हैं अगर हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है, और इन 3 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, तो मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है? कुल 3 है, और इनसे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो मध्य प्रदेश में केवल 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। राइट, उसमें से अगर हम पहले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है?
पचमढ़ी, राइट। तो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, राइट। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, राइट। तीसरी चीज यहाँ पर देखिए, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इस शब्द की उत्पत्ति यूनेस्को के मैव कार्यक्रम में ही हुई थी, और यूनेस्को पूरी दुनिया में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए एक सूची जारी करता है, और उसी सूची में इसको कब जोड़ा गया है? 2009 में। मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार अगर ये सीधा दे दिया जाए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, तो आप बता देंगे कि 2009 में। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा भी घुमा के दे दिया कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की सूची में कब जोड़ा गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसलिए ध्यान रखना, इसको यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, इसकी सूची में कब जोड़ा गया? 2009 में, राइट। और इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, राइट, ध्यान रखना, पूरे भारत में यह गेंट गिलहरी, ठीक है, एवं फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है। ये अभी तक व्यापम या MPPSC में नहीं आया है, और मैं शर्त लगाता हूँ कि ये आने वाले समय में हमेशा या 1-2 एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो पचमढ़ी VSR मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। स्थापना कब हुई? 1999 में। कहाँ है? होशंगाबाद में। यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया? 1999 में, राइट, 2009 में। और ये है गेंट गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, राइट। अब अगला बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं, अचान कमार अमरकंटक। तो अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी, और इसको यूनेस्को के मैव कार्यक्रम में कब सम्मिलित किया गया था? 2012 में, राइट। और ये कहाँ पर है? अनूपपुर में है। और यह किसके लिए जाना जाता है? चौसिंगा। ये अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? 4 हॉर्न एंटीलोप। कुल मिलाकर हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि एंटीलोप जो है चौसिंगा, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? अचान कमार अमरकंटक में। इसके साथ ही भारतीय जंगली कुत्ता, इंडियन वाइल्ड डॉग, राइट, इसके लिए भी कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? अचान कमार अमरकंटक, राइट। तो अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसको यूनेस्को की सूची में 2012 में जोड़ा गया था। अनूपपुर में है, और यह जंगली कुत्ता एवं किसके लिए जाना जाता है? एंटीलोप के लिए जाना जाता है, राइट। अब इसके बाद में अगला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का तीसरा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितने हैं? कुल 3 ही हैं। तो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में। और यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अभी 2020 में ही इसको किस में जोड़ा गया है? यूनेस्को की सूची में इसको 2020 में जोड़ा गया है। और ये कहाँ पर है? पन्ना जिले में अवस्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर चीतल, चिंकारा, ठीक है, सांभर एवं स्थोलवियर, मुख्य रूप से आप इसको याद रखें, स्थोलवियर, सांभर, चिंकारा और चीतल, ये जो सभी हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, राइट। इसके बाद में वही क्वेश्चन जहाँ पे मैंने छोड़ा था, 16वां जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था भारत का, क्या हो जाएगा? शीत मरुस्थल। 17वां शेषांचल की पहाड़ियाँ। और 18वां कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी एग्जाम में प्रिंट हो चुका है। आने वाले जो भी एग्जाम देंगे उसमें जरूर पूछा जाएगा कि भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राइट।
या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भारत का भी नवीनतम है। इसकी स्थापना जो है वो भले ही 2011 में हुई है, लेकिन तब से कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा नहीं हुई है। तो यह भारत का, साथ ही साथ किसका, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम कह सकते हैं, या सबसे अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हाल ही में दर्जा दिया गया है। तो ये यहाँ पर इतनी विशेषताएं आपको याद रखनी है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 2011 में की गई थी, ठीक है, यह पन्ना में है। 2020 में इसको यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। चीतल, चिंकारा, सांभर, स्थोलवियर ये यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जानवर हैं, और यह मध्य प्रदेश का तथा भारत का सबसे नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो हमने यहाँ पर A to Z पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको सही उत्तर देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, राइट। अब अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।